क्लास 12 जीव विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं पहले में विकल्पी वाले। तो पहला है, निभाग पाया जाता है परागकण में, बीजांड में, भ्रूणपोष में। ये सभी सही हैं। कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? तो देखिए जो निभाग है ये बीजांड में पाया जाता है। देखिए जैसे ये बीजांड है, एक बीजांड को हम यहाँ बना लें, इसके अध्यावरण हो जाएंगे, भ्रूणकोश हो जाएगा, बीजांडकाय हो जाएगा यहाँ भी। तो ये वाला भाग जो होता है इसे ही निभाग कहा जाता है। तो ये निभाग कहाँ पाया जाएगा? बीजांड में पाया जाता है। फिर अगला है, इकोटॉन है। इकोटॉन क्या है? आपको बता दें कि ऐसे स्थान जहां 2 या 2 से अधिक जैविक समुदाय, या कह लीजिए कि पारिस्थितिक तंत्र मिलते हैं, उसे ही इकोटॉन बोला जाता है। या फिर ये परिभाषा न कह करके आप ये कह सकते हो कि पर्यावरणीय संक्रमण वाले क्षेत्र इकोटॉन कहलाते हैं। जहाँ पर अति संक्रमण हो गया है, प्रदूषण हो गया है, उन्हें क्या कहा जाता है? इकोटॉन कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन सही होगा पहला, प्रदूषित क्षेत्र। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव में शुक्र मात्र कोशिका व अंड मात्र कोशिका द्वारा उत्पन्न युग्मकों का अनुपात होता है। देखिए शुक्र मात्र कोशिका जो होती है, इस कोशिका से शुक्राणु बनते हैं, जिसमें एक कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं। जबकि जो अंड मात्र कोशिका है, इसमें एक कोशिका से केवल 1 अंडाणु बनता है। इसलिए इसमें 4:1 सही हो जाएगा। तो चौथा वाला सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज है? प्रोटीएज, डीएनएज, आरएनएज, हिंद सेकेंड। तो ऑप्शन सही होगा चौथा, हिंद सेकेंड। ऐसे ही हिंद थर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेड डीएनए क्या है? इसके प्रत्येक कुंडलन में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? देखिए जो जेड डीएनए है ये डीएनए का एक स्वरूप है। यह डीएनए का एक स्वरूप है। जैसे बी डीएनए, वैसे ही ये डीएनए का क्या है? एक स्वरूप होता है। और आपको बता दें कि इसके प्रत्येक कुंडलन में 12 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। 12 न्यूक्लियोटाइड होंगे। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। फिर अगला है, वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया था? वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने प्रस्तुत किया था? तो 2 वैज्ञानिक इसमें थे, वाल्टर सटन और दूसरे थे थियोडर बॉवेरी। तो सटन और बॉवेरी ने वंशागति का क्रोमोसोमवाद या गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था। फिर अगला है, इम्यूनिटी शब्द का क्या अर्थ है? देखिए जो इम्यूनिटी है इसको क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षा कहा जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा कहते हैं। और प्रतिरक्षा का अर्थ है रोगों से लड़ने की क्षमता। रोगों से लड़ने की क्षमता ही प्रतिरक्षा है। यानी रोगों से लड़ने की क्षमता को ही इम्यूनिटी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, डीएनए खंडों को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? डीएनए खंडों को पृथक करना है, अलग अलग करना है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें डीएनए के छोटे बड़े खंड अलग अलग
खो जाते हैं। अगर आप लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में समझाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, पारजीवी जंतु क्या होते हैं? देखिए, पारजीवी जंतु कहे या पारजीवी जंतु कहे या ट्रांसजेनिक जंतु कहे तो इसकी परिभाषा क्या होगी? लिखेंगे किसी वांछित, वांछित का मतलब होता है जो हम चाहते हैं, जो आप चाहते हैं स्वेच्छा से, तो किसी वांछित लक्षण वाले जीन को जीव के जीनोम में प्रविष्ट कराकर नया जीव बनाया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? पारजीवी जंतु कहा जाता है। किसी वांछित लक्षण वाले जीन को जीव के जीनोम में प्रविष्ट कराकर नया जीव बनाया जाता है, उसी जंतु को या उसी जीव को पारजीवी जंतु कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता क्या है? इसके संरक्षण की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। देखिए, जीवों के बीच लिखेंगे, जीवों के बीच पाई जाने वाली विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। जीवों के बीच पाई जाने वाली विभिन्नता को ही जैव विविधता कहा जाता है। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जैविक संगठन के विभिन्न स्तरों पर पाई जाने वाली विभिन्नता ही जैव विविधता है। और इसके संरक्षण की 2 विधियां कही गई हैं। तो एक विधि तो हो जाएगी स्वस्थाने संरक्षण, और दूसरी हो जाएगी बाह्य स्थाने संरक्षण। स्वस्थाने संरक्षण में पौधों या जंतुओं को उनके आवास में ही संरक्षण दिया जाता है, तो स्वस्थाने संरक्षण। और बाह्य स्थाने संरक्षण में पौधों या जंतु को उनके आवास से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर संरक्षण दिया जाता है, तो उसे बाह्य स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी तकनीक द्वारा उत्पन्न फसल को क्या कहते हैं? इस तकनीक द्वारा उत्पन्न फसलों के 2 लाभ लिखिए। तो जैव प्रौद्योगिकी तकनीक द्वारा उत्पन्न फसल को आनुवांशिक रूपांतरित फसल कहा जाता है। आनुवांशिक रूपांतरित फसल यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल यानी जीएम फसल कहा जाता है। और इस तकनीक द्वारा उत्पन्न फसलों के 2 लाभ कहे गए हैं। तो एक तो उत्पादन क्षमता अधिक होगी, उत्पादन क्षमता अधिक होगी, एक लाभ ये हो जाएगा। दूसरा, पीड़क प्रतिरोधी जातियां होती हैं, तो 2 लाभ हो जाएंगे। फिर अगला है, प्रभाविता तथा अप्रभाविता में विभेद कीजिए। देखिए, प्रभाविता पहले देख लेते हैं। जब लक्षण विषम युग्मजी अवस्था में अभिव्यक्त होते हैं तो ऐसी घटना क्या कहलाती है? प्रभाविता कहलाती है। और जब लक्षण विषम युग्मजी अवस्था में अभिव्यक्त नहीं होते तो उसे अप्रभाविता कहा जाता है, यानी ऐसी घटना को अप्रभाविता कहते हैं। तो जब लक्षण विषम युग्मजीय अवस्था में अभिव्यक्त हों, प्रकट हों, तो उसे घटना को प्रभाविता कहते हैं। और जब लक्षण विषम युग्मजीय अवस्था में अभिव्यक्त ना हो, प्रकट ना हो, तो उसे अप्रभाविता कहा जाता है। जैसे कार्ल कोरेंस ने गुलाबांस के पुष्प में किया था और मेंडल जैसे प्रभाविता के नियम में मटर के पुष्प में किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, बंध्यता को जीवनक्षम संतति ना पैदा कर पाने की अयोग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है और यह सदैव स्त्री के दोषों के कारण होती है। यह क्यों सही नहीं है? देखिए, सदैव
स्त्री को दोष देना गलत, यानी यह बात तो पूरी तरह से गलत है। और फिर कहा गया है कि क्यों क्यों सही नहीं है, तो बताएंगे क्योंकि बाध्यता स्त्री या पुरुष किसी के भी जननिक दोषों के कारण हो सकती है, यानी स्त्री में भी जननिक दोष हो सकता है या पुरुष में भी जननिक दोष हो सकता है, तो इन दोषों के कारण बंधता हो सकती है, इसलिए केवल स्त्री को दोष देना गलत है। इसका आंसर ये हो जाएगा, 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर अगला है बिलोडित हॉस बायोरिएक्टर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, ये बिलोडित हॉस बायो जो रिएक्टर होते हैं, एक तो ये बेलनाकार होते हैं और मान के चलिए कि स्टील के बने होते हैं, स्टील के बने होते हैं और इसमें सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं व मानव कोशिकाओं को कल्चर किया जाता है और उससे बेस्ट एंजाइम प्राप्त किए जाते हैं। तो ये सारा लिख देंगे। अगर इस पर फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में हमारे अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, क्यों क्यों कहा गया है? तो देखिए, जो ऊर्जा है, ऊर्जा का प्रवाह उत्पादक से सर्वोच्च उपभोक्ता की ओर भोजन के रूप में होता है, रूप में होता है। जैसे ये घास है, घास, ये हिरन है और ये शेर है मान लीजिए। तो इस तरह से कहा गया है कि ऊर्जा का प्रवाह उत्पादक से सर्वोच्च उपभोक्ता की ओर भोजन के रूप में होता है। इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, तो एक उत्पादक क्या था, घास थी, तो उत्पादक से सर्वोच्च उपभोक्ता की तरफ होता है, तो इसीलिए ये एक दिशीय होता है। इसीलिए क्या कहा गया है कि एक दिशीय होता है, क्यों हो जाएगा। फिर अगला है, डीएनए अणु की संरचना में 4 गैप के नियमों की महत्ता को स्पष्ट कीजिए। देखिए, 4 गैप का नियम क्या था? 4 गैप ने बताया कि जो प्यूरीन होती है, जो प्यूरीन है, ये पिरिमिडीन के बराबर होती है। प्यूरीन हमेशा पिरिमिडीन के बराबर होती है डीएनए में। और इन्होंने बताया था कि जो एडेनिन की मोलर मात्रा है, ये थायमीन की मोलर मात्रा के बराबर होती है। एक ये था, दूसरा ये था, एडेनिन की मोलर मात्रा थायमीन की मोलर मात्रा के बराबर होती है। और इसी तरह से साइटोसिन की मोलर मात्रा ग्वानिन की मोलर मात्रा के बराबर होती है। और एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड थायमीन से जुड़ता है, साइटोसिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन से जुड़ता है। और इन्होंने तीसरा क्या बताया था कि A+G=C+T, यानी कि एडेनिन और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन और थायमीन के बराबर होते हैं। ये तो हुआ 4 गैप का नियम। अब कहा गया है कि महत्ता को स्पष्ट कीजिए, यानी इसके महत्व को बताना है। तो महत्व में आप पहला महत्व ये लिख सकते हैं इसका कि इसमें द्विकुंडली, यानी इस नियम के अनुसार द्विकुंडलिनी मॉडल का आधार बना। मतलब यह नियम द्विकुंडली मॉडल का आधार बना, जो द्विकुंडलिनी मॉडल बना है उसका आधार बना। और फिर आप दूसरा बता सकते हैं कि इस नियम के आधार पर डीएनए रज्जुक का क्रम निर्धारित हुआ, क्रम ज्ञात हुआ, डीएनए रज्जुक का क्रम ज्ञात हुआ। और ये भी आप बता सकते हैं कि डीएनए प्रोब, जो कृत्रिम डीएनए बनाए जाते हैं, डीएनए प्रोब भी बनाया जा सकता है इस नियम के अनुसार, तो इसकी महत्ता हो जाएगी। फिर अगला है, ट्रांसजेनिक जंतु किन्हें कहते हैं?
इन जंतुओं के निर्माण की 2 महत्वपूर्ण विधियों का उल्लेख कीजिए। अब देखिए ट्रांसजेनिक जंतु कहा गया है, तो आपको बता दें कि ट्रांसजेनिक जंतु क्या होते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक से बने जंतु ट्रांसजेनिक जंतु कहलाते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक से बने जंतु यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बने जंतु कह लीजिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बने जंतु ट्रांसजेनिक जंतु कहलाते हैं। और इन जंतुओं के निर्माण की 2 महत्वपूर्ण विधियों का उल्लेख करना है। तो इस पर फुल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल इसकी 2 विधियां, एक तो हो जाएगी इलेक्ट्रोपोरेशन, जिसमें विद्युत आवेश के द्वारा पुनर्योजन डीएनए को समाहित किया जाता है, और दूसरी विधि हो जाएगी माइक्रो इंजेक्शन। तो ये 2 विधियां हो जाएंगी। माइक्रो इंजेक्शन में माध्यम से डीएनए को डाला जाता है पोषक में। फिर अगला क्वेश्चन है व्यसन पर टिप्पणी लिखिए। देखिए जो ड्रग है, एल्कोहल यानी शराब, एल्कोहल है आदि जो लोग पीते रहते हैं तो इसकी लत लग जाती है, तो इसी लत लगने को ही व्यसन कहा जाता है। इस पर टिप्पणी हमारे चैनल में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लोग वहां से जाकर के अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। फिर अगला है डार्विनवाद क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही सरल तरीके से, आसान विधि से, चित्र सहित मैंने समझाया है, और डार्विनवाद इसको जाकर के आप देख लीजिए, समझ लीजिए। हालांकि डार्विन ने बताया था कि जो जिराफ थे वो पहले से ही कुछ लंबी गर्दन वाले थे और कुछ छोटी गर्दन वाले थे, तो जो लंबी गर्दन वाले थे परिस्थिति के अनुसार बचे और छोटी गर्दन वाले मर गए। तो इस पर फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। फिर अगला है होमो हैबिलिस एवं जावा मानव पर टिप्पणी कीजिए। देखिए जो होमो हैबिलिस है, ये होमो हैबिलिस जो है, ये इसके जीवाश्म कहाँ से मिले, तो जीवाश्म लीकी को मिले थे। पहली बात तो लीकी को मिले, इसके जीवाश्म लीकी को मिले होमो हैबिलिस के। और कब मिले, तो 1960-72 में मिले थे। और कहाँ मिले, तो अफ्रीका में मिले। अफ्रीका में कहाँ, किस चट्टान से, तो गोरेज चट्टान थी, गोरेज चट्टानों से इसके जीवाश्म मिले थे। और कब मिले लगभग में, तो 16 से 18 लाख पुराने जीवाश्म हैं, यानी 16 से 18 लाख वर्ष पुराने ये जीवाश्म थे। और आपको बता दें कि ये पत्थर व हड्डियों से नुकीले औजार बनाकर शिकार करते थे, होमो हैबिलिस। जावा मानव पर फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है भ्रूण कोश के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का सचित्र वर्णन कीजिए। भ्रूण कोश के विकास की विभिन्न अवस्थाएं हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप सर्च कीजिए, देखिए और तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अगला है एक उपयुक्त चित्र की सहायता से स्तन ग्रंथि के संगठन की व्याख्या कीजिए। देखिए प्रत्येक स्तन में भीतर जो भाग होता है वो संयोजी ऊतक का बना होता है। संयोजी ऊतक का भीतरी भाग जो होता है वो संयोजी ऊतक की 15 से 20 पालियों में से बना होता है कह लीजिए। और जो 15 से 20 पालियां होती हैं ये फिर अनेक पालिकाओं में बटी होती हैं। ये जो पालियां होती हैं ये अनेक पालिकाओं में विभाजित होती हैं। हर एक प्रत्येक जो पाली है वो बहुत सारी पालिकाओं में बटी हुई है। और इनके बीच बीच में वसा ऊतक भी पाया जाता है। इन पालिकाओं के बीच में वसा ऊतक भी होता है। और आपको बता दें कि हर एक पालिका अंगूर के गुच्छे जैसी हो जाती है, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, और उन्हीं से दुग्ध का श्रावण होता रहता है, यह दुग्ध निकलता रहता है। फिर अगला है माइकोराइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए माइकोराइजा पर चलिए संक्षिप्त टिप्पणी जल्दी से देख लेते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है द्वितीयक वहित मल उपचार क्या है, यह किस प्रकार किया जाता है। द्वितीयक वहित मल उपचार, आपको बता दें कि इस उपचार में सूक्ष्म जीव तेजी से वृद्धि करते हैं, यानी इसमें सूक्ष्म जीवों को प्रवाहित किया जाता है।
सूक्ष्म जीवों को प्रवाहित किया जाता है या सूक्ष्म जीवों को पैदा किया जाता है कह लीजिए, और वहित मल से अपशिष्ट पदार्थों को विघटित करते हैं ये सूक्ष्म जीव। जो द्वितीयक उपचार है इसमें ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं कि उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वाहित मल में उनको खत्म करते हैं, विघटित कर देते हैं और जल शुद्ध होने लगता है। फिर अगला है सहभोजिता का वर्णन कीजिए। देखिए सहभोजिता क्या है, इसमें जैसे दो सहभागी हैं, सहभोजिता में कोई दो सहभागी हैं, इसमें एक सहभोजी दूसरे सहभोजी से लाभ लेता है, एक सहभोजी दूसरे सहभोजी से लाभ लेता है, जबकि इस दूसरे वाले सहभोजी को इससे कोई हानि नहीं होती है। दो सहभोजी हैं, एक सहभोजी ये वाला सहभोजी मान लीजिए इससे लाभ ले रहा है, लेकिन इसको इससे कोई हानि नहीं, भले लाभ नहीं है लेकिन इससे कोई लाभ नहीं है। जैसे आर्किड व कंठलताएं होती हैं, कंठ लताएं। फिर अगला है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसकी उपयोगिता पर टिप्पणी लिखिए। देखिए जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसकी खोज एलेक जेफरी ने की थी, एलेक जेफरी ने की थी खोज, और कब की थी तो 1985 में की थी। इसमें होता क्या है, वास्तव में क्या है कहा गया है तो अलग अलग मनुष्यों के रिपीटेटिव डीएनए के विशेष क्षेत्रों में न्यूक्लियोटाइड के विन्यास में अंतर की तुलना की जाती है, तुलना करके डीएनए को पहचाना जाता है और अपराधियों को पकड़ा जाता है। तो इसकी उपयोगिता पर बहुत सारे आप लिख सकते हैं कि अपराधियों को पकड़ा जाता है और बल्दियत के झगड़े सुलझाए जाते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके देखिए और तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। फिर अगला है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। जीन गन और लाइपोसोम। तो देखिए जो जीन गन है ये क्या है तो परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने की युक्ति जीन गन कहलाती है। परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने की एक युक्ति जीन गन कहलाती है। और जो लाइपोसोम है गोलाकार पुटिका होती है। फिर अगला है प्रतिरक्षी मध्यस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है, तो इसमें लिम्फोसाइट्स आक्रमणकारी रोगाणुओं को भक्षण करते हैं। जो प्रतिरक्षी मध्यस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली है इसमें लिम्फोसाइट क्या करते हैं, रोगाणुओं का भक्षण करते हैं, आक्रमणकारी जो रोगाणु आते हैं, पैथोजेंस आते हैं। क्वेश्चन है आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त उपकरणों पर प्रकाश डालिए। इस पर फुल जानकारी के लिए हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है लिंग संलग्न वंशागति किसे कहते हैं, तो आपको बता दें लिंग संलग्न वंशागति क्या है। तो जो जंतु होते हैं, जंतुओं में कुछ आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति उनके लिंग से संबंधित होती है। उन्हीं लक्षणों को लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं, और उनकी वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। तो परिभाषा क्या होगी, देखो इसमें दो परिभाषा हो गई। कभी कभी लिंग संलग्न लक्षण की भी परिभाषा पूछ लेते हैं, और यहाँ पर लिंग संलग्न वंशागति पूछा गया है। तो बताएंगे जंतुओं में कुछ आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति उनके लिंग से संबंधित होती है। उन्हीं लक्षणों को लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं, और उन लक्षणों की जो वंशागति होती है उसे ही लिंग संलग्न वंशागति
कहा जाता है। अब कहा गया कि मनुष्य में हीमोफीलिया की वंशागति का वर्णन कीजिए। तो आपको बता दें कि जो हीमोफीलिया है इसमें रुधिर का थक्का नहीं जमता है, रुधिर का थक्का नहीं बनता है हीमोफीलिया में। और आपको बता दें कि ये अप्रभावी लिंग संलग्न रोग है, अप्रभावी। और इसका जीन जो होता है, इसका जीन अप्रभावी होता है, अप्रभावी, जो एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है, एक्स गुणसूत्र पर या एक्स लिंग गुणसूत्र पर इसका अप्रभावी जीन उपस्थित होता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से हीमोफीलिया वाला वीडियो देखिए और लिंग संलग्न वंशागति वाला, तुरंत समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है। फिर अगला है अनुलेखन की क्रियाविधि के दीर्घीकरण अवस्था का सचित्र वर्णन कीजिए। इलॉन्गेशन वाला जो स्टेज है उसका सचित्र वर्णन करना है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है मानव में 5वें, 13वें तथा 21वें गुणसूत्रों से संबंधित विकारों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। 5वें, 13वें, 21वें गुणसूत्रों के विकार पर टिप्पणी करना है। तो देखिए जो 5वां गुणसूत्र है ये क्राई-डू-चैट सिंड्रोम है, क्राई-डू-चैट सिंड्रोम के बारे में बताना है। जो 13वां है ये पटाऊ सिंड्रोम है, पटाऊ सिंड्रोम के बारे में बताना है। जो 21वां है ये डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम, इसके बारे में बताना है। तो इन सभी विकारों पर थोड़ा थोड़ा करके आपको लिखना है। एक एक पेज लिख दीजिए, 3 पेज हो जाएगा, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। क्योंकि लॉन्ग जो क्वेश्चन होते हैं उसमें 3 पेज अवश्य लिखना पड़ेगा और आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा, तभी अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। फिर अगला है मानव में युग्मक जनन को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो युग्मक बनने की क्रिया ही युग्मक जनन कहलाती है और ये 2 प्रकार की होती है, क्योंकि स्त्री पुरुष में होती है। तो पुरुष में शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन होते हैं और स्त्री में अंडाणु जनन होता है, अंडाणु जनन। तो शुक्राणु बनने की क्रिया शुक्राणु जनन या शुक्र जनन कहलाती है और अंडाणु बनने की क्रिया अंड जनन या oogenesis कहलाती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis और गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस को 2 भागों में बांटा गया है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, यानी शुक्र जनन और अंड जनन। तो शुक्राणु बनने की क्रिया शुक्र जनन और अंडाणु बनने की क्रिया अंड जनन कहलाती है। तो आशा है आपको पूरा पेपर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बायोलॉजी की कोई भी लेक्चर देखने के लिए आप हमारे चैनल से देखिए, बहुत ही अच्छी आसान भाषा में समझाए गए हैं, तुरंत समझ में आएगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।